हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंपलीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है मंडे 11 नवंबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी फेड रेट कट्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के स्टील सेक्टर के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट सेगमेंट्स के बारे में। एंड एज यूजुअल आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं और बात करते हैं फेडरल रिजर्व के लेटेस्ट रेट कट के बारे में और इसके मार्केट्स पर क्या इम्प्लीकेशंस है। फेड ने अभी रेट्स को 0.25% से कट किया है, जिससे रेट्स 4.5 से 4.75 की रेंज पर आ गए हैं। इससे पहले सितंबर में 0.5% कट हुआ था, मतलब हमने अब तक 0.75% का टोटल रेट कट देख लिया है। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे पॉवेल ने डेलिकेट लाइन वॉक कर रहे थे। इकोनॉमिक डेटा सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है। Q3 में जीडीपी ग्रोथ 2.8% हुई, कंज्यूमर स्पेंडिंग सॉलिड रही और इन्फ्लेशन 2.1% तक गिर गई। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। 2 साल पहले इन्फ्लेशन 7% थी। ये एक मैसिव इम्प्रूवमेंट है। पर चलिए लेबर मार्केट पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 मंथ्स में जॉब गेन स्लो हो गई हैं और जेरोम पॉवेल ने कहा कि ये थोड़ी ज्यादा होती अगर अक्टूबर की लेबर स्ट्राइक्स और हरिकेन्स का इफेक्ट ना होता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% पर है, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है पर हिस्टोरिकली काफी लो है। और वेज ग्रोथ वो कूल ऑफ हो रही है। पावेल के हिसाब से ये उनके 2% इन्फ्लेशन टारगेट के कंसिस्टेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन की टॉपिक कई बार उठा और पावेल का रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर था। इलेक्शन का हमारी पॉलिसी डिसीजंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पॉलिसी चेंज के टाइमिंग या सब्सटेंस का आइडिया नहीं है, इसलिए हम गेस नहीं करते, स्पेकुलेट नहीं करते और अज्यूम नहीं करते। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेट कट्स के बावजूद यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। पावेल का टेक इस पर यह था कि ये इन्फ्लेशन फियर्स की वजह से नहीं है, बल्कि मार्केट स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ और शायद कम डाउनसाइड्स रिस्क एक्सपेक्ट कर रही हैं। पावेल ने एक्नॉलेज किया कि इकोनॉमी पेपर पर तो अच्छी लग रही है, पर लोग अभी भी हाई प्राइसेस का असर महसूस कर रहे हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जब आप एक ग्लोबल इन्फ्लेशन शॉक से गुजरते हैं तो प्राइस लेवल वापस नीचे नहीं आता, बल्कि रियल वेज गेन से लोगों को बेटर फील होने में सालों लगते हैं और यही वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हुए जेरोम पावेल फ्यूचर रेट कट्स पर काफ़ी मेजर्ड अप्रोच ले रहे हैं। रेट कट्स की पेस डिस्कस करते हुए उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी यूज़ की, एक एयरप्लेन लैंडिंग के जैसे, जहां आपको अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचते वक्त स्लो डाउन करना पड़ता है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि उनका कोई प्रीसेट कोर्स नहीं है और वो हर मीटिंग के बेसिस पर डिसीजन लेंगे। बिजनेस आउटलुक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। पावेल ने बताया कि उनके डिस्कशंस में रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट से ये सुनने को मिल रहा है कि अगला साल इस साल से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, स्पेशली जब 2024 ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। इन्फ्लेशन फ्रंट पर पावेल ने हाउसिंग कॉस्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाई। हेडलाइन इन्फ्लेशन 2.1% पर है, पर कोर इन्फ्लेशन अभी भी 2.7% पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ नोटेबल मूवमेंट्स में से एक था फेड इंडिपेंडेंस का टॉपिक। पावेल का रिस्पॉन्स शॉर्ट पर बिल्कुल क्लियर था। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर ट्रंप उन्हें रिजाइन करने को कहें तो वो क्या रिजाइन करेंगे, उनका जवाब था सिंपल नो। फॉलोअप में पूछा गया कि उन्हें लीगली रिजाइन करना पड़ेगा, तो फिर से जवाब था नो। जब ये पूछा गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है उन्हें या दूसरे गवर्नर्स को फायर या डिमोट करने की, तो पावेल का रिस्पॉन्स इक्वली डायरेक्ट था, नॉट परमिटेड अंडर द लॉ। एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब फिस्कल पॉलिसी पर सवाल किया गया। रिपोर्टर ने पॉइंट किया कि ये पहले के फेड चेयर्स जैसे वॉल्कर और ग्रीनस्पैन बड़े बजट डेफिसिट्स के रिस्क पर बोले थे। पावेल का रिस्पॉन्स केयरफुली मेजर्ड था। उन्होंने कहा कि करंट लेवल ऑफ यूएस डेट इकोनॉमी के रिलेटिव अनसस्टेनेबल नहीं है, पर जो पाथ है वो जरूर है। उन्होंने कंसर्न हाईलाइट किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे एक बहुत बड़ा डेफिसिट हो रहा है, पर क्लियर कर दिया कि फेड का फिस्कल पॉलिसी पर कोई ओवरसाइट नहीं है। जब बाद में ट्रंप की उनकी परफॉर्मेंस क्रिटिसिज्म
और फेड इंडिपेंडेंस पर असर पर पूछा गया तो पावेल ने शॉर्ट और प्रोफेशनल रिप्लाई दिया, मैं आज किसी पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाने वाला हूँ। अब चलिए चलते हैं हम आज की दूसरी स्टोरी पे। स्टील हमारे पास हर जगह है। ये उन ब्रिजेस में है जिनके ऊपर हम चलते हैं, उन गाड़ियों में है जिन्हें हम चलाते हैं, हमारे घर के अप्लायंसेस में और उन स्काई स्क्रैपर्स में जो मॉडर्न सिटीज को डिफाइन करते हैं। कई तरीकों से स्टील हमारी इकोनॉमी की बैकबोन जैसा है। ये चीजों को साथ बांध कर रखता है और सब कुछ स्मूथली चलाने में मदद करता है। जैसे आप किसी की हेल्थ उसके लाइफस्टाइल से जज करते हो, वैसे ही स्टील की डिमांड हमें किसी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में बता सकती है। जब इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो स्टील की डिमांड भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और चीज़ों के लिए बढ़ जाती है। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो डाउन करती हैं, स्टील की डिमांड पे असर पड़ता है। ग्लोबली स्टील प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है, जो दुनिया के आधे से ज़्यादा स्टील की प्रोडक्शन करता है। इंडिया, जो साइज में छोटा है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर चाइना की डोमिनेंस बहुत क्लियर है। दुनिया का 50% से ज़्यादा स्टील चाइना में प्रोड्यूस होता है, जबकि इंडिया का शेयर सिर्फ 10% के आसपास है। फिर भी इंडिया का रोल बढ़ रहा है, खासकर जब ये डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड को मीट करने के लिए तैयार हो रहा है। इंडिया में टाटा स्टील और JSW स्टील जैसे दो बड़े प्लेयर्स इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। दोनों ने अभी अपने क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज किए, जिससे हमें इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स को समझने का मौका मिलता है। पर उनके रिजल्ट्स की स्पेसिफिक्स पर जाने से पहले ग्लोबल स्टील मार्केट में क्या हो रहा है, उस बड़ी पिक्चर को देखते हैं। चाइना, जो सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, ग्लोबल प्राइसेस सेट करने में बड़ा रोल प्ले करता है। जब चाइना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो सरप्लस एक्सपोर्ट करता है, जो ग्लोबल प्राइसेस को नीचे ले आते हैं। अभी चाइना की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, जिससे डोमेस्टिक डिमांड लो है, पर चाइना प्रोडक्शन रिड्यूस करने के बजाय उसे मेंटेन कर रहा है और हर साल 100 मिलियन टन से ज़्यादा एक्सेस स्टील्स एक्सपोर्ट करता है। इस ग्लोबल सरप्लस की वजह से प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में कई कंट्रीज जैसे US और EU ने चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स और एंटी डंपिंग मेजर्स लगाए हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया भी अपने लोकल स्टील मेकर्स को सस्ती फॉरेन कंपनी से बचाने के लिए चाइना और वियतनाम से स्टील इंपोर्ट्स पर 30% तक टैरिफ्स कंसिडर कर रहा है। ये सिर्फ प्राइसिंग का इशू नहीं है, ये लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने का मुद्दा भी है, जो सस्ते इंपोर्ट से नुकसान उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले टाटा स्टील पर नजर डालते हैं। रीसेंट क्वार्टर, विच इज Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में टाटा स्टील ने 833 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल से 6000 करोड़ से भी ज्यादा के लॉस से बड़ी इंप्रूवमेंट है। ये टर्न अराउंड काफी हद तक एक वन ऑफ फैक्टर की वजह से है। पिछले साल के नंबर्स इम्पेयरमेंट चार्जेस या राइट ऑफ से इफेक्ट हुए थे, जो इस क्वार्टर में नहीं थे। फिर भी टाटा स्टील ने कुछ चैलेंजेस फेस किए। ऑपरेशन से रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर 3% कम हो गया एंड इन टोटल 53,900 करोड़ रुपीस से ज्यादा रहा। रीजन, उन्होंने हर टन स्टील से काम कमाया, खासकर उन मेजर मार्केट्स में जहां प्राइसेस प्रेशर में थे। इंडिया में टाटा स्टील ने प्रोडक्शन 5% बढ़ा के 5.27 मिलियन टन्स कर दी। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड से सपोर्ट मिला। फिर भी हायर प्रोडक्शन के साथ भी इंडिया के ऑपरेशन से रेवेन्यू 5% घट गया, मेजरली लोअर प्राइसेस और चीपर इंपोर्टेड स्टील के कंपटीशन की वजह से। यूरोप में टाटा स्टील अलग चैलेंजेस फेस कर रहा है। नेदरलैंड्स में वीकर डिमांड और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से हायर कॉस्ट्स का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। और यूके में कंपनी ग्रीनर स्टील प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है। पोर्ट टैलबॉट में एक पुराना ब्लास्ट फर्नेस बंद करने का डिसीजन लिया है। ये मूव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन करता है, पर शॉर्ट टर्म में सिग्निफिकेंट कॉस्ट बढ़ा रहा है। CEO TV नरेंद्र ने डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज किया, जैसे इन्फ्लेशन, स्लोअर इकोनॉमीज और सस्ते चाइनीज स्टील का ग्लोबल मार्केट्स पर इफेक्ट। पर टाटा स्टील मेजर इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी में कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने अपने कालिंगा नगर प्लांट को एक्सपैंड किया, कैपेसिटी 3 मिलियन टन्स पर एनम से 8 मिलियन टन्स पर एनम तक बढ़ा दी। इससे टाटा स्टील की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में करीब 26.6 मिलियन टन्स पर एनम हो गई है, जो इंडिया की ओवरऑल स्टील कैपेसिटी का एक बड़ा पोर्शन है। टाटा स्टील सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रहा है।
यूके में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस सेटअप कर रहे हैं इमिशंस रिड्यूस करने के लिए, जो 500 मिलियन यूरो गवर्नमेंट ग्रांट से बैक्ड है। साथ ही कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को मिड 2025 तक 100 यूरोस पर टन तक कम करने का एम है, खासकर यूके में जहां कॉस्ट एफिशिएंसी क्रिटिकल है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की, जो इंडिया के स्टील मार्केट में एक और मेजर प्लेयर है। रीसेंट क्वार्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील का रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर 11% घटकर 39,684 करोड़ रुपीस रहा। ये ड्रॉप मेनली लोअर स्टील प्राइसेस और वीकर एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से थी, जो दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स कितने इफेक्ट करते हैं बड़ी कंपनीज को भी। इनका ऑपरेटिंग एबिटा, जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है, भी घटकर 7,886 करोड़ से 5,437 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में। फिर भी जेएसडब्ल्यू स्टील ने प्रोडक्शन इंक्रीज की है, 6.77 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। इंडिया में प्रोडक्शन रिकॉर्ड 6.63 मिलियन टन तक पहुंच गई है, पर स्टील सेल्स 3% घट गए पिछले साल से, मेजरली वीकर एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से। फिर से ये चाइनीज स्टील के ग्लोबल मार्केट में फ्लड होने की वजह से है, जो प्राइसेस को नीचे ले आया। जेएसडब्ल्यू स्टील के सीईओ जयंत आचार्य ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिक्लाइन को टेम्पररी एक्सटर्नल फैक्टर्स का रिजल्ट बताया, पर एक पॉजिटिव साइन है। कोकिंग कोल का कॉस्ट, जो स्टील मेकिंग में की इनपुट है, वो गिर गई है, जो अपकमिंग क्वार्टर्स में मार्जिन्स इंप्रूव कर सकती है। स्ट्रैटेजी के मामले में जेएसडब्ल्यू स्टील ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इंडिया में 50 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट कर रहे हैं। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स अपने बीपीएसएल और विजयनगर प्लांट्स पर अंडरवे हैं। टाटा स्टील की तरह ये भी अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए कमिटेड है और 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने का एम है। आज की डेट में उनके ऑपरेशंस का 1/4 पार्ट रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड है, जो उनके सस्टेनेबल ग्रोथ विजन का पार्ट है। अब समराइज करें तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू दोनों एक चैलेंजिंग मार्केट में नेविगेट कर रहे हैं। ग्लोबल प्राइसिंग प्रेशर्स, चाइनीज कंपटीशन और डोमेस्टिक चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये दोनों सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अपनी ऑपरेशंस को फ्यूचर प्रूफ कर सके। इनका रिस्पॉन्स करंट ऑब्स्टेकल्स को टैकल करते वक्त लार्जर स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है, जो एक अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट सेगमेंट में क्या हो रहा है। पिछले कुछ टाइम में इंडिया की कुछ वेल नोन कंपनीज में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इंडिया में डिमांड थोड़ी स्लो हो रही है, खासकर रूरल एरियाज में, कई ब्रांड्स अपना फोकस बाहर की मार्केट्स पे डाल रहे हैं। ये ट्रेंड ज्यादातर ऑटोमेटिव और एफएमसीजी सेक्टर्स में देखा जा रहा है, जहां कंपनीज को डोमेस्टिक सेल से ज्यादा सेल्स अब्रॉड मिल रही हैं। तो ये हो क्या रहा है? इन्फ्लेशन का बढ़ना, कंज्यूमर डिमांड का स्लो होना और इंडिया में स्पेंडिंग में कॉशियसनेस आने की वजह से कंपनीज को अपनी ग्रोथ रेट्स मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। ये खास तौर पे रूरल एरियाज में ज़्यादा है, जहां हाउस होल्ड्स को हायर कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो अपना खर्चा सोच समझकर कर रहे हैं। इसलिए जो ब्रांड्स पहले सिर्फ इंडियन मार्केट्स पे फोकस करते थे, अब वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो सके। अगर नंबर्स देखें तो द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स विच इज सियाम के अकॉर्डिंग पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स इंडिया से 12% ग्रो हुए हैं इस साल के पहले हाफ में, जबकि डोमेस्टिक सेल्स सिर्फ 0.5% बढ़ी है। ये एक्सपोर्ट्स की वजह से ओवरऑल व्हीकल प्रोडक्शन 2.4% बढ़ी है डिस्पाइट वीक डोमेस्टिक डिमांड। अब ये ट्रेंड कैसे चल रहा है, ये समझने के लिए हम कुछ बड़े इंडियन कंपनीज का एनालिसिस करते हैं। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो चलिए देखते हैं उनकी स्ट्रैटेजी और वो कैसे अपने एक्सपोर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। मारुति सुजुकी, जो इंडिया में अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट कार्स के लिए जानी जाती है, पहले अपने रेवेन्यू का ज़्यादा हिस्सा इंडियन कस्टमर से कमाती थी, लेकिन पिछले एक साल में एक्सपोर्ट्स में मारुति के बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बैन कर दिया गया है। फाइनेंशियल 2025 के सेकेंड क्वार्टर तक एक्सपोर्ट्स का हिस्सा कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 14% था। मारुति के मेन एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जहां स्मॉल और फ्यूल एफिशिएंट कार्स की डिमांड बढ़ रही है, और ये वही टाइप के व्हीकल्स हैं जो मारुति बनाती है।
इंडिया में मारुति की एंट्री लेवल कार्स की डिमांड थोड़ी कम हुई है क्योंकि हायर फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन ने रूरल एरियाज में लोगों के लिए कार्स अफोर्ड करना मुश्किल कर दिया है। इसलिए मारुति अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में अपनी ग्रोथ को बूस्ट कर रही है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, जो ये दिखाता है कि वो इंटरनेशनल डिमांड के साथ पेस बनाए रखना चाहते हैं। अब अगर देखें बजाज ऑटो, जो मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स के लिए जाना जाता है, उसने भी अपना फोकस इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दिया है। अब एक्सपोर्ट्स बजाज के रेवेन्यू का 40% बना रहे हैं, जो कि लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से है। पिछले साल में बजाज ने अपनी एक्सपोर्ट सेल्स में 9% का क्वार्टरली इंक्रीज देखा है। इंडिया में बजाज की मोटरसाइकिल सेल्स फ्यूल्स कॉस्ट और इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े हिट हुए हैं, खासकर रूरल एरियाज में। अपनी रिलायंस इंडियन मार्केट पे कम करने के लिए बजाज ने इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी डेवलप की है। इसमें करेंसी हेजिंग, लोकल असेंबली प्लान्स का सेटअप और टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स शामिल हैं। ब्राजील में अपनी प्रेजेंस से बजाज करेंसी रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है और लैटिन अमेरिका मार्केट से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। अब अगर टीवीएस मोटर्स को देखें, जो दूसरा मेजर प्लेयर है टू व्हीलर्स मार्केट में, उसकी भी ग्रोथ ओवरसीज देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट्स अब कंपनी के रेवेन्यू का 25% बन रहे हैं और एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हर क्वार्टर में 10 to 13% बढ़ रही हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 के बाद से। टीवीएस के HLX सीरीज ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन की वजह से टू व्हीलर्स की डिमांड थोड़ी कम हुई है, इसलिए टीवीएस अपनी प्रेजेंस अब्रॉड बढ़ा रही है। कंपनी इंडिया को प्रीमियम मोटरसाइकिल्स और ईवीज के लिए एक हब बनाने का प्लान कर रही है, जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर सके। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने भी इंटरनेशनल मार्केट्स का यूज अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए किया है। एक्सपोर्ट्स अब कंपनी के रेवेन्यू का 20% बन रहा है, जहां यूटिलिटी व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हर क्वार्टर में 10 to 12% ग्रो हो रही हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड को दिखाता है। डोमेस्टिक मार्केट में चैलेंजेस आए हैं। हायर इनपुट कॉस्ट ने व्हीकल सेल्स को इम्पैक्ट किया है और रूरल इकोनॉमी की स्लो होने से ट्रैक्टर की डिमांड में भी गिरावट हुई है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपेंशन से महिंद्रा अपने डोमेस्टिक फ्लक्चुएशंस को हेज कर रहा है। डाबर ने भी एक्सपोर्ट्स को डोमेस्टिक डिमांड के स्लो होने से ऑफसेट करने के लिए अपनाया है। फाइनेंशियल 2025 के सेकेंड क्वार्टर तक एक्सपोर्ट्स डाबर के रेवेन्यू का 20 to 25% बन रहे हैं। कंपनी के नेचुरल और हेल्थ फोकस प्रोडक्ट्स लाइंस को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया में अच्छी डिमांड मिल रही है, जो ग्लोबल हेल्थ और वेलनेस ट्रेंड्स के साथ अलाइन करती है। इंडिया में इन्फ्लेशन की वजह से लोग कॉशियस स्पेंडिंग कर रहे हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, जो डाबर की सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनली कंपनी के वेलनेस प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। अब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ग्रोथ की बात करते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी इंटरनेशनल ग्रोथ पे फोकस किया है अपना मोमेंटम बनाए रखने के लिए। एक्सपोर्ट्स अब कंपनी के रेवेन्यू का 30 to 35% बन रहे हैं। की मार्केट्स जैसे इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, जहां एक्सपोर्ट रेवेन्यूज हर क्वार्टर में 12 to 16% तक बढ़ रहे हैं। इंडिया में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और इन्फ्लेशन की वजह से एसेंशियल्स लाइक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की ग्रोथ स्लो हुई है। लेकिन कंपनी की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज जो साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका पे फोकस्ड है, स्टेबल ग्रोथ दे रही है। इन कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट्स अब एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम से बढ़कर उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक की पार्ट बन गया है। वो एक्सपोर्ट्स पे फोकस करके डोमेस्टिक डिमांड को बैलेंस कर रहे हैं और उन मार्केट्स में अपनी पोजीशन भी बनाते जा रहे हैं जहां डिमांड बढ़ रही है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्टोरी। अब चलिए आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, पॉलिसी बाजार का इंश्योरेंस रेवेन्यू क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल 2025 में 41% तक सोर कर गया। वहीं पैसा बाजार को आरबीआई के टाइटर लोन रेगुलेशंस के चलते कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक 840 करोड़ रुपीस का पोटेंशियल हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट भी न्यूज में है, जो स्टॉक वॉलेटिलिटी के बीच इन्वेस्टर का इंटरेस्ट स्पार्क कर रहा है। नंबर 2, एनजीसी और एनटीपीसी मिलकर अयाना रिन्यूएबल पावर में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने वाले हैं, जिसकी वैल्यूएशन लगभग $800 मिलियन होगी। ये मूव इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के साथ अलाइन करता है और अयाना की कैपेसिटी को 2025 तक 10 गीगावाट्स तक एक्सपैंड कर सकता है। नंबर 3,
इंडिया अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन चुकी है। Q3 2024 में स्मार्टफोन सेल्स 12% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई हैं। प्रीमियम डिवाइसेस की तरफ शिफ्ट दिखाता है कि इंडिया के कंज्यूमर पावर ग्लोबल टेक लैंडस्केप में काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। नंबर 4, जेट एयरवेज अब लिक्विडेट होने वाला है क्योंकि जैलन कैलरॉक कंसोर्टियम रिक्वायर्ड फंड्स इन्फ्यूज करने में फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग इंडिया की इंसॉल्वेंसी रेगुलेशंस में कंप्लायंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है, स्पेशली एविएशन सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।